इस बीच पाकिस्तान में वोटिंग हो रही है। अभी आपने नवाज शरीफ को भी वोट डालते हुए देखा। चुनाव में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं। मतदान शुरू होने से पहले मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की 266 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 167 राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। 5121 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 12 करोड़ 85 लाख लोगों के पास ही मतदान का अधिकार है। देश की 266 सीटों पर मतदान के लिए 90,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से देश की प्रगति के लिए वोट डालने की अपील की। अल्लाह के हाथ में, आवाम के हाथ में आज पाकिस्तान की तकदीर है। वो वोट डालेंगे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर जरूर बदलेगी। और अगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मौका दिया तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। तलखियाँ और जो मुल्क के अंदर जो दरारें पड़ी हैं, तकसीम हुई है, कदूरतें हैं, उनको खत्म करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदालिया जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। और इस बीच देखिए, खबर यह है कि पाकिस्तान में मतदान के बीच मोबाइल सेवा को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के कराची से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त मैं NH 241 में मौजूद हूँ और सबसे बड़ा इशू जो आज कराची में आया है वो ये है कि मोबाइल सर्विस जो है मुल्क भर में बंद कर दी गई, जिसकी वजह से वोटर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटर्स जो है मौजूद है। इनसे बात भी करेंगे। जनाब बताइएगा, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ, वोटर कितना है? मैडम, वोटर तो आ रहे हैं लेकिन परेशानी हो रहे हैं क्योंकि उनको अपना नंबर नहीं मिल रहा है और लिस्टों में तलाश करना, आपको पता है मैडम, इतना आसान काम नहीं है और लिस्ट के अंदर काफ़ी देर लग रही है। वोटर परेशान होकर जा रहा है और बोल रहा है कि ये क्या मसला है। गवर्नमेंट तो कह रही थी कि हम नेट नहीं बंद करेंगे और जो है फ़ोन मोबाइल्स नहीं बंद करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है ये चीज़ें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हुकूमत ने रात को हालांकि ये बयान भी जारी किया था, ये फैसला किया था कि मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। और अब पाकिस्तान के चुनाव का सबसे दागदार पहलू, पाकिस्तान चुनाव में कई आतंकी भी उम्मीदवार बने। आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी प्रत्याशी है। मरकजी मुस्लिम लीग, जो कि हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी है, उससे तलहा सईद को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा भी कई आतंकवादियों को इस पार्टी से टिकट दिया गया है। हाफिज सईद के कई रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में। इस बार पाकिस्तान के आम चुनाव में एक नई पार्टी शिरकत कर रही है। इस पार्टी का नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है। इस पार्टी का मुखिया कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद है। मरकजी मुस्लिम लीग से तहलका सईद को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तहलका सईद कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का बेटा है। हाफिज सईद की पार्टी ने तहलका सईद को लाहौर से उम्मीदवार बनाया है। उसके और भी कई रिश्तेदार चुनावी मैदान में हैं। हाफिज सईद का दामाद हाफिज नेक गुज्जर भी चुनावी मैदान में है। हाफिज की पार्टी ने मोहम्मद फयाज अहमद को भी टिकट दिया है, जिसे अमेरिका आतंकी घोषित कर चुका है। फैसल नदीम नाम का एक और आतंकी हाफिज सईद की पार्टी का उम्मीदवार है। मोहम्मद हारिस डार, जिसे अमेरिका प्रतिबंधित कर चुका है, वो भी हाफिज सईद की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। हाफिज सईद की पार्टी का एक और उम्मीदवार है मुजमल इकबाल, उसे भी अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाफिज सईद के आतंकी अपने पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का विपक्ष को जवाब। आज दोपहर बाद सरकार श्वेत पत्र लाने वाली है। लोकसभा में श्वेत पत्र सरकार लाएगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री श्वेत पत्र पेश करेंगी। यूपीए सरकार की कथित गलतियों पर ये व्हाइट पेपर लाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ब्लैक एंड व्हाइट सियासत तेज है। यूपीए सरकार के वक्त हुई कथित गलतियों, घोटालों और कमियों को उजागर करने के लिए आज दोपहर बाद मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी।
यूपीए शासनकाल के दौरान हुए आर्थिक कुप्रबंधन को मोदी सरकार तथ्यों के साथ उजागर करेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पेश करेंगी। चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण इस श्वेत पत्र पर कल जवाब भी देंगी। ब्लैक डीड्स को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, हम उनकी परेशानी समझते हैं। काले काम करने वाले और काले कारनामे करने वाले काला पेपर लाएंगे, उनके काले कारनामों का उल्लेख और कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और लाना तो उनको अपने लिए चाहिए। सरकार ने तो जो काम किए हैं खुले आम किए हैं, डंके की चोट पर किए, सीने को ठोक कर किए। वहीं बीजेपी को जवाब देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी ब्लैक पेपर जारी करने का प्लान बना रखा है। सरकार के 10 साल के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा। एमएसपी महंगाई पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है, खड़गे ने ऐसा आरोप लगाया। रोजगार पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। सरकार उपलब्धियां बताती है, अपनी कमियों को नहीं गिराती है। तस्वीरें केंद्र सरकार के खिलाफ जारी किए गए कांग्रेस के ब्लैक पेपर की हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि मोदी सरकार के 10 साल अन्याय काल के हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि एमएसपी पर पीएम मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। रोजगार और महंगाई पर भी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बताया और कहा कि हर राज्य के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और सरकार को किसानों की चिंता भी नहीं है। खड़गे ने पूछा कि पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल से तुलना क्यों की और कहा कि अच्छे भाषणों से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। और कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर सियासी घमासान भी तेज है। खड़गे के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है। पहले वो देखेंगे ना, डेटा देखें। वो 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे खराब किया इन्होंने। अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए और तेज गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार डरा धमकाकर पार्टी को कमजोर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इन धमकियों से डरने वाली नहीं। मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं। और राज्यसभा में कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह है। देश को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया गया है। नजर न लगे इसलिए खड़गे ब्लैक पेपर लेकर आए। 10 साल में देश समृद्धि के शिखर पर पहुंचा है और ये ब्लैक पेपर एक काले टीके की तरह है, ये कहा पीएम मोदी। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए
इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी ने समन जारी किया है। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से दरअसल कार मिली ही साहू की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हेमंत सोरेन के घर से मिली थी BMW कार और मानेसर के एक फार्म हाउस के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जानकारी मिल रही है। धीरज साहू को ईडी ने समन जारी किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया है। दरअसल पूछताछ की जानी है, एक BMW कार से जुड़ी ये पूछताछ होनी है। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से BMW कार मिली थी और इसी को लेकर बता रहा है, सूत्र बता रहे हैं हमें कि ये पूछताछ होनी है। और जो जानकारी ये भी सामने आई है कि मानेसर के एक फार्म हाउस के नाम से इस कार का रजिस्ट्रेशन है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद पर ये पूछताछ हो सकती है और इन्हीं से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन जारी हुआ है धीरज साहू को, कांग्रेस के सांसद हैं। और दरअसल इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि ये हेमंत सोरेन के BMW कार से जुड़ा हुआ मामला है, इसी सिलसिले में पूछताछ होनी है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, मामला क्या है, किस ये समन जारी हुआ है धीरज साहू को, क्या पूछताछ होनी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर रेड चल रही थी, उस दौरान हेमंत सोरेन के घर के बाहर से एक BMW कार जब्त की गई थी। जब उस BMW कार की तफ्तीश की गई तो पता चला कि दरअसल वो BMW कार मानेसर की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो कंपनी धीरज साहू की है, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। और साथ ही धीरज साहू वही नेता है जिनके ठिकानों पर दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने रेड की थी और रेड के दौरान तकरीबन 357 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा अद्भुत संपत्ति के कागजात भी उनके ठिकानों से बरामद हुए थे। तो ऐसे में अब ईडी के सामने सवाल है कि आखिरकार धीरज साहू से हेमंत सोरेन का किस तरीके का कनेक्शन है। ये BMW कार धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को किस काम की एवज में गिफ्ट की थी। तो इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए धीरज साहू को भी ईडी ने सम्मन भेज दिया है और जल्द धीरज साहू से भी हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। जी, कब पूछताछ होगी जितेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसी हफ्ते जी बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते धीरज साहू को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार जो कार उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन क्यों कर रहे थे। जब भी हेमंत सोरेन अपने दिल्ली के दौरे पर आते थे, बताया जाता है कि उस दौरान इसी BMW कार में वो घूमा करते थे और ये BMW कार धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में आखिरकार क्यों उन्होंने ये कार हेमंत सोरेन को गिफ्ट की थी, दोनों के बीच में किस तरीके के संबंध है, इन बातों को लेकर धीरज साहू को जवाब देना होगा। और इसके अलावा ईडी के जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ ईडी करेगी। जी जितेंद्र, एक बात और बताइए, धीरज साहू से जुड़ा हुआ क्या कुछ मामला और बताया जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन क्या है, कार का ये कनेक्शन, साथ ही हेमंत सोरेन के साथ ये कनेक्शन, किस बात को लेकर ये समन जारी हुआ है, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस कंपनी के नाम पर ये रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम है भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी दरअसल मानेसर में मौजूद है और बताया जाता है कि इस कंपनी पर सीधा स्वामित्व जो है वो धीरज साहू का है।
और ये BMW कार इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ऐसे में इस कंपनी की जो कार है, यानी कि जो सीधे धीरज साहू से जुड़ी हुई कार है, जो कि पहले इनकम टैक्स विभाग की जांच में फंसे हुए हैं, जिनके घर से 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिसका जवाब वो अब तक इनकम टैक्स विभाग को नहीं दे पाए। ऐसे में इस तरीके के नेता की जो गाड़ी थी, अगर वो झारखंड का एक पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार किस काम की एवज में ये गिफ्ट दी गई कार? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा धीरज साहू की भी मुश्किलें बढ़ सकती है अब इसके बाद। तो धीरज साहू और हेमंत सोरेन के कनेक्शन को लेकर अब तफ्तीश नए सिरे से ईडी अपनी शुरू करने जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि उनका जन्म सामान्य वर्ग में हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने ओडिशा में पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी पर जाति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी के इस बयान को पीएम के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते वक्त दिया था। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज ओडिशा में रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बीजेपी और बीजू जनता दल में गठजोड़ होने का आरोप लगाया है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें ओडिशा की है। राहुल गांधी ने राउरकेला, सुंदरगढ़ में रोड शो से ओडिशा में न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल की पार्टनरशिप है। कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। तो उधर से उनके पार्टनर नरेंद्र मोदी जी इनकी मदद करते हैं। तो यहाँ जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, करेगी, करती जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा में आदिवासियों की बड़ी आबादी है, मगर सरकार दलितों के साथ साथ आदिवासी समाज को भी अनदेखा कर रही है। ओडिशा में 2 पश्चिमी जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में यात्रा के जरिए राहुल गांधी करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 21 लोकसभा सीटों वाला ओडिशा आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया फ्रंट दोनों के लिए बेहद अहम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। भारत रत्न मिलने के बाद आडवाणी से नीतीश कुमार की मुलाकात, उन्हें बधाई दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया और इसके बाद उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है, साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और आज नीतीश कुमार लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में केरल के सीएम का धरना। धरने में पहुंचे अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्र राज्य सरकारों को काम नहीं करने दे रहा है, ये आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे केरला के मुख्यमंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। जो विपक्ष की सरकारें हैं, आधे राज्यों के अंदर तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है।
ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रखा है हम लोगों के साथ। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 3:30 बजे सरकार लेकर आ रही है श्वेत पत्र। केंद्र सरकार लोकसभा में श्वेत पत्र व्हाइट पेपर लेकर आ रही है। यूपीए कार्यकाल के खिलाफ लाया जा रहा है श्वेत पत्र। केंद्र सरकार यूपीए की आर्थिक नीतियों के खिलाफ ये श्वेत पत्र लेकर आ रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से समन मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5-5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना, और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहां सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफी भी मांगी। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का समझौता फाइनल है? क्या एनडीए में जयंत चौधरी की एंट्री तय है? इस पर राष्ट्रीय लोकदल ने भी अब संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिले हैं। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों पर आरएलडी की पहली प्रतिक्रिया आई। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर है, तो बातचीत चल रही है। ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बदलते सियासी समीकरण पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि एनडीए में सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सभी का हृदय से स्वागत है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत देखने का जो संकल्प भारत की जनता ने लिया है, वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार सरकार के फ्लो टेस्ट की। तो बिहार में नीतीश सरकार को 12 फरवरी को सदन में विश्वास मत हासिल करना है और इससे पहले तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के एक बयान से सियासत काफी गर्मा गई है। आप देखते हैं। बिहार की सियासी हलचल पर अभी तक लालू यादव की बेटी रोहिणी के बयान ही सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब लालू की बहू राजश्री ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं। ऐसे में बिहार में खेला होगा। कौन किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में नहीं है, अभी अगर हम राज खोल देंगे तो फिर 12 तारीख का क्लाइमेक्स ही खत्म हो जाएगा। खेला तो होगा और खेला का बदला खेला से ही लिया जाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि आरजेडी कांग्रेस के कई विधायक एनडीए के संपर्क में। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं, उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में है, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें